तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को स्टूडेंट्स हम विद एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी स्टूडेंट्स, वो हम वेरिएबल्स के ऊपर प्रैक्टिकली जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डाटा। आपने यहाँ पे एक वर्ड ज़हन में रखना है, स्टोरेज कंटेनर का। वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टोरेज कंटेनर का क्या मतलब है? आपने स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर रैम देखी होगी। तो स्टूडेंट्स, इस रैम के अंदर हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। अब इस एक सेल के अंदर जब हम वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं एज इज इक्वल टू 71, इक्वल्स टू का साइन लगा के इस वेरिएबल के अंदर मैंने 71 की वैल्यू स्टोर कर दी है। अब मैथ के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं कि कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं एक्स वाई जी और उसके साथ इक्वल टू का साइन लगाया जाता है और देन जो है वो 71 या कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट समझना ये है कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है एज। जब कोई भी वेरिएबल लिखा जाता है यहाँ पे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है, तो वो वैल्यू स्टूडेंट्स इस रैम के इस सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। इस सेल को स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन है, इस वेरिएबल की ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। अब हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि इस वेरिएबल को इस मेमोरी लोकेशन के अंदर, इस मेमोरी सेल के अंदर आके स्टोर कर देगा। एक तो उसका नाम स्टोर करेगा, दूसरा उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इस सेल को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है। कोई भी वेरिएबल जब हम बनाते हैं इज इक्वल टू का साइन लगा के, ये वेरिएबल और इसकी वैल्यू यहाँ मेमोरी के अंदर इस सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। दो चीजें स्टोर होती हैं, एक इस वेरिएबल का नाम और दूसरा इस वेरिएबल की जो है वो वैल्यू स्टोर होती है। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स इस वेरिएबल को क्या मिल जाता है? एक एड्रेस मिलता है, क्योंकि हर सेल के पास अपना एक मेमोरी एड्रेस मौजूद है। तो उस एड्रेस को हम कहते हैं कि इस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन या इसका एड्रेस है। दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज कंटेनर से मुराद यहाँ पे ये मेमोरी सेल है। यूज टू स्टोर डाटा, हम इसमें किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। देन अदर स्टूडेंट, वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज्ड। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 71। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जाके अगर मैं लिख दूं एज इज इक्वल टू 21, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस वेरिएबल एज की वैल्यू 21 कंसीडर की जाएगी। हमने देखा कि वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर है, एक मेमोरी लोकेशन है। तो रैम के अंदर वो मेमोरी लोकेशन मौजूद होती है। हम वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल बनाकर उस कंटेनर के अंदर, उस मेमोरी सेल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और ये किस तरह से किया जाता है? नाम लिखते हैं वेरिएबल का, देन इक्वल टू का साइन एंड देन वैल्यू। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो अगर हम वेरिएबल के सिंटेक्स की बात करें तो ये बनेगा नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद आपने लगाना असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू, देन आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। सी के अंदर आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे हम डेटा टाइप देते हैं और उसके साथ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, देन इक्वल टू, देन 71 और एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। जबकि पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखा था कि पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, यानी कि आपको ना यहाँ पे डेटा टाइप लिखने की जरूरत है और ना ही एंड पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत है। देन मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट। अब ये प्रिंट का हमने लास्ट टाइम देखा है कि प्रिंट क्या काम करता है। अब इसमें जो भी वैल्यू एंटर करते हैं वो उसकी आउटपुट आ जाती है। मैंने प्रिंट वर्ड लिखा, देन उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया योर एज इज। अब डबल कोटेशन के अंदर स्टूडेंट्स आप जो भी प्रिंट के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जैसे कि इसकी आउटपुट क्या होगी इस प्रिंट की? इसकी आउटपुट होगी योर एज इज, क्योंकि ये यहाँ तक जो हिस्सा है वो हमारा डबल कोटेशन में लिखा हुआ तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन आपने कोमा लगाना है। उसके बाद मैंने वेरिएबल को डाल दिया है प्रिंट के अंदर। अब जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी जो भी वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल को प्रिंट के अंदर डाला हुआ है। तो इसकी आउटपुट आ जाएगी। भाई एज की क्या वैल्यू है हमारे पास? 71। तो यहाँ पे 71 प्रिंट हो जाएगा। तो आप वेरिएबल के अंदर ना सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर को कर सकते हैं और उसके अलावा आप जो है नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। किसी किस टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप कोई वेरिएबल बना के
उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है कि जब आप डबल कोटेशन के अंदर एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को लिखें तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम, उसका मैंने नाम रख दिया नेम। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं। फिर उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, देन डबल कोटेशन के अंदर आपने अल्फाबेट्स लिख देने, एक से ज्यादा अल्फाबेट्स। तो इसको हम कहेंगे कि ये मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम और उसके अंदर अली नाम को स्टोर कर दिया है, एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। इस वेरिएबल बनाने के बाद ये वेरिएबल इस मेमोरी सेल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, इसका नाम स्टोर होगा और उसके अलावा इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अली है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि ये एक कंटेनर है, कंटेनर का काम कर रहा है ये सेल, और इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है उसको आउटपुट में लाना चाहता हूं, तो हमने पढ़ा कि प्रिंट जो है वो आउटपुट में वैल्यूज को लाने के लिए स्टोर किया जाता है। तो प्रिंट का मैंने वर्ड लिखा, प्रिंट का फंक्शन लिखा, देन उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया माय नेम इज। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि आप कुछ भी लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि प्रिंट फंक्शन है तो आउटपुट में आएगा कुछ ना कुछ। तो माय डबल कोटेशन के अंदर आपने जो भी लिखा है पहले वो आउटपुट में आएगी, लिखा हुआ जी माय नेम इज, देन मैंने कोमा लगा के नेम लिख दिया। अब ये नेम क्या है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है अली, तो ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंट अली प्रिंट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल को किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। किसी भी वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, इक्वल टू लगा के फिर उसकी क्या दी जाएगी, वैल्यू दी जाएगी, फिर उसकी वैल्यू दी जाएगी इस तरह से। अब ये जो वेरिएबल बनाते वक्त हम नाम लिखते हैं ये वाला, ये हमने नाम क्या देना है, किस तरह से देना है, उसके कुछ असूल हैं, रूल्स हैं, वो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को हमने इस क्वेश्चन में देखना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है नेम मस्ट बिगन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। तो आप उस वेरिएबल को नाम क्या देंगे, आपने फॉर एग्जांपल आप उसको नाम देते हैं जी एज, ठीक है, और इक्वल टू लगा के कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं 21। अब इस एज को आपने इन रूल, ये जो आपने नाम दिया है इस वेरिएबल को, इन ये तमाम इन तीनों चारों रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पहला रूल है हमारा इट बिगिन विद अ लेटर। ये स्टार्ट है, स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट है वो हमेशा लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि आप इसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर एज। ये अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर एक सिंबल हो सकता है, या हमारे पास स्टार्टिंग में एक अल्फाबेट हो सकता है या लेटर हो सकता है। इसके अलावा आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू एज, तो ये वेरिएबल का नाम गलत होगा। तो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल को नाम दिया है, ये हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि एज, ए हमारे पास एक लेटर है तो लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसके स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा दूं तो भी ये चल जाएगा, इंटरप्रेट हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन आप इसको किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी और सिंबल से या स्पेशल करेक्टर से आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। The subsequent characters can include letters, digits 0 to 9 और underscore। और उसके बाद वाले जो करेक्टर्स हैं, फर्स्ट लेटर के बाद वाले आगे वाले करेक्टर्स हैं, उनमें आप लेटर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा 0 से लेकर 9 डिजिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। डिजिट हमारा स्टार्ट में नहीं आ सकता, आगे आ सकता है, सब्सिक्वेंट करेक्टर्स में आ सकता है। और उसके अलावा दरमियान में आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है मेरे पास वोवल, ठीक है, और उसके साथ में अंडरस्कोर लगा के 1 लिख देता हूँ, तो वोवल 1 इज इक्वल्स टू ए। तो हमारा सेकंड रूल भी यही कह रहा है कि सब्सिक्वेंट कैरेक्टर के अंदर जो है आप लेटर को स्टार्ट, आप लेटर्स भी इसमें डाल सकते हैं और उसके अलावा डिजिट भी डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और उसके अलावा अंडरस्कोर भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड रूल है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया है या डिक्लेयर किया, जैसे कि नेम इज इक्वल्स टू अली, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने ये बनाया और इस वेरिएबल का जो लेटर का जो इस वेरिएबल का नाम है वो मैंने रखा है नेम। अब इस नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये कैपिटल है, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू अहमद। तो इस वेरिएबल का नाम भी नेम है और इस वेरिएबल का नाम भी नेम है।
लेकिन इसके जो करेक्टर्स हैं, फर्स्ट करेक्टर्स हैं, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो हमारे पास केस सेंसिटिव है। जैसे कि ये अल्फाबेट कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो पाइथन के अंदर हम लिखते हैं, नेम्स लिखते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप बड़ा अल्फाबेट लिखेंगे तो वो कुछ और कंसीडर किया जाएगा, इसी तरह से स्मॉल अल्फाबेट लिखेंगे तो वो कुछ और कंसीडर किया जाएगा। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे पास। उसके बाद चौथा रूल है, पाइथन रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स को भी हम नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा कि इफ एक हमारे पास रिजर्व वर्ड होता है, इफ एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास इफ जो है वो एक बिल्ट इन वर्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा फॉर एक कीवर्ड होता है, फॉर लूप्स के अंदर आपने पढ़ा था कि फॉर एक कीवर्ड होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। आप किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, फॉर इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू दे दो 10, तो ये एरर आएगा हमारे पास, क्योंकि फॉर एक रिजर्व वर्ड है।